डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इश्यू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी इश्यू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकों से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड करें ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग जो भी सुझाव देना चाह रहे हैं अपना सुझाव भी दीजिए। जो भी सुझाव आप सब देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग हम लोग पढ़ रहे थे। आइए उसी कंटिन्यू करते आगे हम लोग बढ़ते हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग, दो चर वाले रैखिक, इसी को रेखीय बोलते हैं हम लोग, बार बार मैं बताते हुए आ रहा हूँ। रेखीय समीकरण के युग, समीकरण के युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग्म। पिछली क्लास में हम लोग दो चरवाहे रैखिक समीकरण युग्म क्या पढ़ रहे थे? हम लोग जो है पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल हम लोग पहला एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। पहला एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन उसको हम एग्जाम्पल को जो है आधा सॉल्व कराया था और बीच में जो है साउंड का कुछ इशू रहा होगा आप सबको। हम सेल नहीं चेंज कर पाए थे माइक की, तो साउंड बीच में नहीं आ रही थी। तो आधा मैं इसको सॉल्व करा चुका था, आधा मैं कहा था कि अगली क्लास सॉल्व कराएंगे, यानी मैं कोऑर्डिनेट निकाल दिया था, ग्राफ बनाना था। तो साउंड का इशू था, तो उसको पहले वाले एग्जाम्पल को मैं फिर जो है पुनः से रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो एक बार उसको जो है उस एग्जाम्पल को फिर से आप लोग देख लीजिए। और जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, और अगर एनसीईआरटी वाली बुक आपके पास नहीं है तो यूपी बोर्ड बुक को आप ओपन कर लीजिए। यूपी बोर्ड बुक नहीं है, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उस बुक को ओपन करके आप दो चरवाहे रैखिक समीकरण की बुक को आप ओपन कर पढ़िए। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे थे? आइए जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अपने बुक मिलाते रहिए, यहाँ बोर्ड पर भी देखिए। उदाहरण 1 यानी एग्जाम्पल 1, हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अखिला मेले में 20 रुपये लेकर के जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफिक ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको मतलब इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व किया था, काफ़ी जो है वहाँ थोड़ा साउंड नहीं आ रहा था, तो इसी की जो है हम एग्जाम्पल को फिर पुनः रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 3.1 यानी जहाँ इंट्रोडक्शन दिया है आपकी बुक में, वहीं से जो दिया है उसको एक बार फिर से देख लीजिए, वहाँ क्या कह रहा है। अपनी बुक ओपन कर लीजिए सब लोग। जैसे देखिए, भूमिका में आपने इस प्रकार की स्थिति का सामना अवश्य किया होगा जैसे नीचे दी गई है। क्या दी गई है? अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला एक खेल है, मतलब कि खेलना चाहती थी। हुपला एक खेल है, उसके बारे में बता पिछली क्लास में। खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। और यहीं पे मैं बताया था कि यहाँ जो है आप सेंटेंस जो है गलत लिखा है। हिंदी मीडियम वाली बुक में यहाँ सेंटेंस गलत लिखा है और इंग्लिश मीडियम वाली बुक में जो है सेंटेंस वहाँ सही लिखा है। तो आप लोग जो है यहाँ से सुधार कर लीजिए। यहाँ पर होना ये चाहिए कि जितनी बार उसने चरखी की सवारी की है, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की है उसकी आधी बार जो है उसने हुपला खेल खेला है। हुपला
उसके बाद फिर आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा होपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार होपला खेल खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किए हैं। तो आप यहाँ से आइए देखिए, पहली कंडीशन देखिए। अब यहाँ हम लोग निकालना क्या है, यहाँ निकालना ये है कि कितनी बार जो है अखिला ने चरखी की सवारी किया है और कितनी बार होपला खेल खेला है। तो यही निकालना हमको मालूम नहीं, इसको हम मान ले रहे हैं। माना जो है, माना अखिला ने, माना अखिला ने माना अखिला ने माना अखिला ने X बार चरखी की सवारी की है, चरखी की सवारी की है और Y बार होपला खेल खेला है, होपला खेल खेला है। होपला खेल खेला है, होपला खेल खेला है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार क्या, जितनी बार उसने चरखी की सवारी किया है उसकी आधी बार जो है उसने होपला खेल खेला है। चरखी की सवारी में माना हो कि X बार किया है और होपला खेल Y बार खेला है, तो इसका मतलब तब क्या हो जाएगा, Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y इक्वल टू हाफ X। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई जब Y में करें क्या हो जाएगा, 2Y हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई जब X करें क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। यहाँ किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है ना? ये फ्रैक्शन का जो है मल्टीप्लाई है, गुणा है, भिन्न का गुणा है। अंश का गुणा अंश होता है, हर का गुणा हर होता है। अंश गुणा जब एक अंश गुणा जो है, अंश क्या है, 1 है, 1 गुणा जब x करेंगे तो x ही आएगा। नीचे 2 बच रहा है, 2 मल्टीप्लाई हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 2y हो जाएगा, 2y इक्वल टू x। अब इसको हम ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, ट्रांसपोज जब करेंगे तो x माइनस 2y, अब यहाँ क्या बचेगा, तब 0 बचेगा। किस तरह से, अगर आपको उल्टा लग रहा है, मैं बताया था क्या, मैं यही बताया था कि इसको जो है आप इस तरह से भी लिख लीजिए, x माइनस 2y इक्वल टू 0। यही इक्वेशन नंबर मैं 1 बताया था, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है। और उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि अखिला ने जो है चरखी की सवारी भी किया और होपला खेल भी खेला है, जिसके लिए उसने 20 रुपये खर्च किया है। तो कितनी बार जो है अखिला जो है चरखी की सवारी की, कितनी बार उसने जो है होपला खेल खेला है। तो अब चरखी की सवारी में X बार मैं बताया हूँ कि X बार किया है, और मतलब हम लोग माने हैं ऐसा, और Y बार जो है होपला खेल खेला है। तो एक बार सवारी करने के जो खर्च होता है 3 रुपये होते हैं, और एक बार होपला खेल खेलने के 4 रुपये होता है। आपके यहाँ क्वेश्चन दिया है, आप बुक में पढ़िए, मैं इसको 2 बार 3 बार मैं बता चुका, कन्फ्यूज मत होइए। तो अब तो क्वेश्चन ही दिमाग बैठ गया होगा ऑलरेडी ऐसे ही। तो मैं पिछले जो है क्लास में क्या बताया था, मैं पेन और पेंसिल का एग्जांपल दे करके वहाँ मैं आप लोग समझाने की कोशिश किया था। जैसे किए गए सवारी की संख्या क्या है, x है, और एक बार सवारी करने के कितने रुपए लगता है, 3 रुपये लगता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा, होपला खेल खेलने की संख्या कितना है, y बार है, और एक बार होपला खेल खेलने कितना रुपए लगता है, 4 रुपये लगता है। इस तरह से ये टोटल रुपए खर्च आ गया, और टोटल जो खर्च किया है उसने अखिला ने कितना, 20 रुपये किया है, 20 रुपये किया है।
भाई कितनी बार उसने जो है चरखी की सवारी की नहीं मालूम है, मान लीजिए 1 बार किया है तो 1 बार सवारी करने का 3 रुपये है, तो 1 बार सवारी करने कितना मूल्य हो गया, 1 गुणा हो जाएगा ना। इसी तरह 1 बार जो है होपला खेलने के 4 रुपये है, तो y बार होपला खेल रहे तो कितना खर्च हो जाएगा, y × 4, और दोनों जब जोड़ देंगे तो कितने रुपये के बराबर हो, 20 रुपये के बराबर, क्योंकि दोनों उसने होपला भी खेला है और चरखी सवारी भी किया है, जिसके लिए उसने जो है 20 रुपये खर्च किया है। तो इस तरह से जो है ये चरखी सवारी खर्च हो जाएगा ये, और होपला खेल खर्च हो जाएगा, दोनों का योग जो है किसके बराबर, 20 रुपये के बराबर है। इस तरह से इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 हो गया, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट है ना। अब जब नहीं डाउट है तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आप एग्जाम्पल में चलिए, अब एग्जाम्पल में चलिए। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, इसी जो है आपके एग्जाम्पल को अब हम लोग को ग्राफ के माध्यम से देखना है, इसका ग्राफ बनाना है। इस तरह जो हम लोग समीकरण तैयार किए हैं भी, इस तरह जो हम लोग समीकरण तैयार किए हैं, देखिए जैसे इस तरह जो हम लोग समीकरण दोनों तैयार किए हैं, एक बीजगणितीय समीकरण की इस तरह से जो है अखिला के बारे में हम लोग बीजगणित के माध्यम से अखिला के बारे में जो जानकारी दिया जा रहा है, अखिला के बारे में उसको बीजगणित बारे में अखिला के बारे में जो जानकारी दिया जा रहा है उसको हम लोग बीजगणित रूप में इस तरह से समीकरण के माध्यम से लिख सकते हैं। अब इन्हीं समीकरण के माध्यम से हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। यानी इस एग्जाम्पल को आप जो है ज्योमेट्री मेथड से भी पढ़ना है। तो ज्योमेट्री मेथड्स कैसे पढ़ेंगे, तो मैं पिछली क्लास से ही बताते आ रहा हूँ। आप जो 2 चरवाए रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण के माध्यम से जब आप पढ़ रहे थे तब वहाँ मैं ग्राफ बनाने तरीका यही बताया था, यानी ज्यामितीय विधि से 2 चरवाए रैखिक समीकरण में सॉल्व करने तरीका क्या बताया था। 2 चरवाए रैखिक समीकरण को ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 हमको उसके सोल्यूशन पता होने चाहिए। जब तक 2 सोल्यूशन हमको नहीं पता रहेगा तब तक हम उसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे। और 2 चरवाए रैखिक समीकरण को मैं बताया था कि एक नहीं अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो अब ये जो से समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, जैसे अलग अलग इसको पढ़ेंगे आप, अगर अलग अलग देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, अलग अलग सलूशन निकालेंगे तो इसके तमाम ऐसे सलूशन निकलेंगे, तमाम एक्स और वाई मान निकलेंगे जिस पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। इसका मतलब बहुत से जो है सलूशन इसके होंगे। तो अब एक्स और वाई के तमाम ऐसे मान होंगे, तो कौन मान कैसे हम रखेंगे, कौन मान रखें कि इक्वेशन बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाए, तमाम ऐसी वैल्यू है, कौन वैल्यू हम चूज करें। तो उसके लिए मैं एक्स और वाई का मान निकालने में क्या बताया था कि एक बार एक्स बराबर 0 कर देंगे तो वाई का मान निकलेगा, एक बार एक्स बराबर 0 करेंगे तो वाई का मान निकलेगा, वाई बराबर जब 0 हम लोग करेंगे तो यस कुछ मान निकलेगा। इस तरह से एक्स बराबर जब 1 लेंगे तो वाई का मान निकलेगा, वाई बराबर 1 लेंगे तो यस मान निकलेगा। इस तरह से हम लोग जो है वहाँ पर वेरिएबल को मान निकाल करके हम क्या करें, कोऑर्डिनेट एक तैयार करेंगे। उन्हीं कोऑर्डिनेट को जो है हम इस इक्वेशन पुट करके देखेंगे कि कौन कौन सी जो है कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन सोल्यूशन है। अगर जिस कोऑर्डिनेट पे जो है इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाएगा वो सभी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस इक्वेशन सोल्यूशन होंगे। और जो जितने सोल्यूशन होते हैं इक्वेशन जितने सोल्यूशन हुए उसके माध्यम से हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, सभी के सभी सोल्यूशन हमको एक सीधी रेखा मिलते हैं। इसीलिए जो है 2 चर वाले समीकरण को हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि इन समीकरण के माध्यम से हमको ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हमको एक सीधी रेखा मिलती है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट है, ये सब हम पिछली क्लास में ऐसा हम लोग पढ़े हैं। तो आइए हम लोग जो है अब इन दोनों समीकरण के माध्यम से हम लोग जो है ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे देखिए जब 2 समीकरण है तो अब दोनों समीकरण हम लोग एक साथ पढ़ना है। अभी पिछली क्लास में हम लोग यानी क्लास 9 सिलेबस में आप क्या था, 2 चरवाए रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ना रहता था। लेकिन अब यहाँ पर 2 चरवाए रैखिक समीकरण को 2 समीकरण के माध्यम से हमको पढ़ना है एक ही साथ जो है। इसका मतलब हमको एक ही साथ जो है 2 रेखाएँ मिलेंगी। जब 2 समीकरण एक साथ पढ़ना है 2 रेखाएँ हमको मिलेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक समीकरण के माध्यम से जो है एक समीकरण का हम लोग सलूशन निकालेंगे, फिर दूसरे समीकरण सलूशन निकालेंगे, और कम से कम जो है 2 सलूशन निकालना जरूरी है, तभी जो है हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो 2 सलूशन निकाल करके हम लोग क्या बनाएंगे, इस रेखा क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे यानी ज्योमेट्रिकल मेथड्स पढ़ेंगे, ज्यामितीय विधि से हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं उसका सलूशन निकालने का क्या तरीका बताया, कोऑर्डिनेट निकालने का क्या तरीका बताया था। जैसे देखिए पहला समीकरण जैसे क्या है, यहाँ पर पहला समीकरण क्या है, x - 2y = 0 है ना। एक बार x बराबर 0 आप करिए,
एक्स बराबर 0 रखिए, तो एक्स बराबर 0 जब रखेंगे तो -2y इक्वल टू 0। अब जैसे देखिए एक बार एक्स बराबर 0 जब हम ले रहे हैं तो अभी जो वेरिएबल बन रहा है एक ही वेरिएबल समीकरण बन रहा है, यानी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में इक्वेशन हो जा रहा है, यानी एक चरवाहा रैखिक समीकरण हो जा रहा है। जब एक चरवाहा रैखिक समीकरण हो जाएगा तो एक ही समीकरण के माध्यम से हम जो है यहाँ पर वेरिएबल मान निकाल लेंगे ट्रांसपोज करके पक्षांतर विधि से। तो अब जैसे देखिए -2y, अब 0 में -2y घटाएं क्या आएगा, -2y ही आएगा, -2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/-2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा। यानी एक्स बराबर जब 0 लेने पर y की वैल्यू भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट जो हमको मिला क्या मिला 0 0 मिला। अब एक्स बराबर 0 लेने पर y की वैल्यू 0 आ रही है, तो अब y बराबर 0 हम लोग नहीं लेंगे, y बराबर 0 लेंगे तब भी फिर भी x का मान 0 आएगा, तो हमको इस तरह सब नहीं लेना है। अब हम लोग ये x बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे, x बराबर जब 1 लेंगे तो इक्वेशन रखिए x बराबर 1 रखिए 1 -2y इक्वल टू क्या 0। अब हमको y की वैल्यू निकालना है। अब देखिए x बराबर 1 ले रहे हैं, जब x बराबर 1 ले रहे हैं हम लोग तो इक्वेशन एक चर में हो जा रहा है, एक चरवाहा रैखिक समीकरण हो जा रहा है। एक चरवाहा जब रैखिक समीकरण हो जाएगा तब यहाँ से हमें इस चर का मान निकाल लेंगे आसानी से, तो यानी -2y हम यहीं रहने दें क्योंकि y वैल्यू निकालना है। 1 हम जब इधर ले आएंगे तो ट्रांसपोज करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे, तो इधर +1 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो माइनस दोनों तरफ है कैंसिल हो गया, माइनस से कैंसिल हो गया, तो 2y इक्वल टू क्या बचा बच्चे 1 बचा, तो y इक्वल टू क्या होगा 1/2। यानी x बराबर 1 लेने पर y की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 1/2, यानी कोऑर्डिनेट क्या मिला 1 और 1/2, 1 और 1/2। अब मैं पिछली क्लास से ही बताते हुए आ रहा हूँ, किसी भी दो चरवाहा रैखिक समीकरण ग्राफ बनाने के लिए कम से कम उसके 2 सलूशन हमको पता होने चाहिए। अगर 2 सलूशन हमको पता हो गए तो हम ग्राफ बना लेंगे। तो अब 2 कोऑर्डिनेट हम लोग तैयार कर लिए हैं पहले समीकरण के लिए 2 हम लोग कोऑर्डिनेट तैयार कर लिए हैं। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट को हम लोग चेक कर देख लें क्या है ये दोनों कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन सलूशन है। इन दोनों कोऑर्डिनेट जो है हम यहाँ इक्वेशन पुट करेंगे x और y की पोजीशन पर। अगर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे इक्वेशन जो है इन कोऑर्डिनेट के लिए क्या है सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है ये कोऑर्डिनेट क्या है इस इक्वेशन सलूशन है। तो आइए हम लोग समीकरण नंबर 1 पुट करते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है x - 2y इक्वल टू 0 है। x बराबर हम पहले 0 लेंगे, y बराबर क्या लेंगे 0 लेंगे, रखिए 0, x बराबर 0 -2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 2 इंटू 0 करेंगे क्या हो 0 हो जाएगा, यानी -0 इक्वल टू 0, 0 - 0 करेंगे क्या हो 0 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है ये जो कोऑर्डिनेट है ये पहला जो कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन का सलूशन है, पहले इक्वेशन सलूशन है। इसी तरह जो है हम दूसरा भी कोऑर्डिनेट चेक कर ले रहे हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है x इक्वल टू क्या है 1 है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या है 1/2 है। रख लीजिए x पोजीशन पर 1 रखिए, 1 - 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 0 है। अब जैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाए क्योंकि ऊपर 2 है नीचे 2 है कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा बच्चे 1 - 1 इक्वल टू 0। 1 में से 1 जब घटाएंगे यानी साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट रहने बड़े वाले पद छोटे पद को हम घटा देते हैं। यहाँ दोनों बड़ा पद नहीं बल्कि दोनों सेम पद है, यानी 1 में से 1 जब सब घटाएंगे क्या आएगा 0 आएगा, यानी कैंसिल हो गया 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0 हो गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड। इसका मतलब x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/2 पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये भी कोऑर्डिनेट क्या है इस इक्वेशन क्या सलूशन है। यानी पहले समीकरण के लिए हम लोग 2 सलूशन पता हो गए। जब 2 सलूशन पता हो गए तो हम समीकरण नंबर 1 हम ग्राफ बना सकते हैं। अब किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट आप पहले यहाँ तक नोट करिए, तुरंत नोट करिए। इसी तरह जो है हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम सलूशन निकाल ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, जैसे देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है 3x, यही देखिए 3 इंटू x करें 3x हो जाएगा ना, 3x + 4y, 3x + 4y इक्वल टू क्या है 20 है। इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे x बराबर क्या लेंगे। अब ये जितनी प्रक्रिया किए हैं इक्वेशन 1 के लिए किए हैं, इक्वेशन 1
1 इक्वेशन 1 के लिए। अब हम इक्वेशन 2 के लिए कर रहे हैं, इक्वेशन 2 के लिए। अब जैसे देखिए x बराबर 0 रखिए, x बराबर 0 रखिए, यहाँ पर 0 रखिए, तो 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू क्या है 20 है। अब जैसे देखिए एक्स बार 0 ले लेने पर वेरिएबल किस में बन जा रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल में, एक्स वाला टर्म क्या है विलुप्त हो जा रहा है। इसीलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ ताकि जो दो चरवाहा रैखिक समीकरण है एक चरवाहा रैखिक समीकरण बदल जाए, यानी यहाँ सिर्फ एक ही चर हो जाए। जब एक ही चर है उसका मान हम निकाल लेंगे ट्रांसपोज करके। अब 3 इंटू जब 0 करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा इक्वल टू क्या हुआ 20 हुआ। अब 0 में जब 4y ऐड करेंगे क्या आएगा 4y ही आएगा, तो 4y इक्वल टू यहाँ पर 20 हुआ, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/4 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आया, y इक्वल टू क्या निकल के आया 5 निकल के आया, y इक्वल टू 5 निकल के आया, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा ना। एक्स बराबर 0 लेने पर y वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 5 निकल कर आ रही है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या हमको मिला 0 और 5, कोऑर्डिनेट क्या मिला 0 और 5, कोऑर्डिनेट क्या मिला 0 और 5। नोट करिए इसको, नोट हो गया। इसी तरह जो है यहाँ जगह हमारे पास है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या है 20 है। अब हम लोग जो है x बराबर एक बार 0 ले, तब y बराबर हम 0 ले रहे हैं, y बराबर 0 लेने देखिए x वैल्यू क्या निकल कर आती है, y बराबर 0 करिए 3x, y पोजीशन 0 रख रहे हैं, 4 इंटू 0 इक्वल टू 20 है, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 में जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, प्लस 0 इक्वल टू 20 हुआ। तो अब यहाँ से देखिए 3x में जब 0 ऐड करेंगे क्या आएगा 3x ही आएगा, तब यहाँ देखिए 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/20 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी y बराबर 0 लेने पर x वैल्यू जो निकल कर आ रही है 20/3, यानी जो कोऑर्डिनेट हमको मिला 20/3 और 0 है। इस तरह से दो कोऑर्डिनेट हमको मिल गए, दो कोऑर्डिनेट मिल गए। अब दोनों कोऑर्डिनेट जो मिल गए, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, मैं पिछली क्लास से ही बताते आ रहा हूँ, एक कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, भुज और कोट, भुज कोट यानी एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई का मान। भुज मतलब एब्सिसा, अंग्रेजी में एब्सिसा कहते हैं, और कोट मतलब आर्डिनेट, अंग्रेजी में आर्डिनेट कहते हैं। ये सब पिछली क्लास में बता रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है ना। मैं बहुत देखिए बहुत डीपली बहुत डिटेल्स में बता चुका हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहे। आप पीछे वाली जब वीडियो देख लेंगे सभी, तो अगर एक बार देखने से नहीं समझ में आए 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट यहाँ आप लग रहा है, आप जो है पिछली, मेरा रिक्वेस्ट है आप पिछली जो है वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार आप देखिए, तो कोई डाउट नहीं बचेगा। तो अब हमको यहाँ से 2 कोऑर्डिनेट पता हो गया। अब इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट जो है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अगर जो है इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष जो है इन कोऑर्डिनेट के लिए जब बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है इस इक्वेशन सोल्यूशन हो जाएंगे। तो आप नोट करते रहिए। अब जैसे देखिए, अब इसको नोट किए नहीं आप, इसको पहले नोट करिए। मैं यहीं अब थोड़ा हमारे पास जगह अब नहीं है ना, यहाँ नोट करिए, तो वहीं मैं वही वैल्यू पुट करके हमने यहाँ देखते हैं क्या कोऑर्डिनेट जो है इक्वेशन के लिए जो है सेटिस्फाई करें, बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। यानी इस इक्वेशन में उस कोऑर्डिनेट जब रखेंगे एक्स और वाई पोजीशन पर, देखेंगे क्या एक्स और वाई के पोजीशन पर रखने पर उन कोऑर्डिनेट को इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। अगर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा तो ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस इक्वेशन सोल्यूशन होंगे। पहले आप यहाँ नोट करिए, तुरंत नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। नोट हो गया, नोट होगा कि नहीं? अगर नहीं नोट किए हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बगल हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। समीकरण नंबर 2 हम कोऑर्डिनेट पुट कर रहे हैं। कौन सा कोऑर्डिनेट जो निकाले हैं अभी नीचे,
इक्वेशन नंबर 2 के लिए एक्स बराबर क्या ले रहे हैं हम लोग, एक्स बराबर 0, वाई बराबर क्या ले रहे हैं 5, वाई बराबर 5 रखिए यहाँ पर। एक्स पोजीशन 0 इंटू 3 प्लस वाई पोजीशन क्या ले रहे हैं 5 इंटू 4 इक्वल टू क्या है 20 है। अब 0 इंटू जब 3 करें क्या होगा 0 आएगा, प्लस क्या होगा 5 इंटू 4 करें क्या होगा 20 आएगा, इक्वल टू क्या 20 आया। 0 में जो 20 ऐड करें क्या आएगा 20 ही आएगा। तो इधर भी 20 है ऑलरेडी पहले से, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड, यानी एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 5 और इक्वेशन का बाएं पास दाएं पास समान हो रहा है। इसका मतलब एक्स बराबर 0 वाई बराबर 5 जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, यानी जो पहला कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, हल है। पहला हल हमको पता हो गया। इसी तरह जो है दूसरा कोऑर्डिनेट हम पुट करके देख ले रहे हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स बराबर क्या है, यानी भुज कितनी है 20/3 है, भुज कितना है 20/3 है। और कोड कितनी है y कितनी है, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 0 है। रखिए यहाँ पर इस इक्वेशन हम रख रहे हैं, यस पोजीशन क्या रख रहे हैं 20/3, तो 20/3 इंटू 3 है। यहाँ देखिए प्लस जैसे 4y है ना, तो y पोजीशन क्या रख रहे हैं 0, यानी 4 इंटू 0 इक्वल टू क्या है 20 है। अब जैसे देखिए यहाँ से ऊपर 3 है नीचे 3 है, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ के नीचे के ऊपर क्या बचेगा 20 बचा। अब 4 में जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 0 ही आएगा। और इधर राइट साइड क्या है 20 है, तो 0 में जब 20 ऐड करेंगे क्या आएगा 20 ही आएगा, यानी 20 इक्वल टू 20 ही आया। इसका मतलब क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी इक्वेशन का बाएं पास दाएं पास समान हो रहा है। इसका मतलब यस इक्वल टू 20/3 वाई इक्वल टू 0 क्या है इस इक्वेशन सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या ए भी कोऑर्डिनेट जो है दूसरा कोऑर्डिनेट जो हम लोग निकाले हैं ए भी क्या है इस इक्वेशन क्या सोल्यूशन है। इक्वेशन क्या है यही है भाई, क्यों आप कन्फ्यूज हैं। 3x + 4y इक्वल टू 20, यही तो है इक्वेशन नंबर 2। यानी इक्वेशन 2 के भी हमको 2 सोल्यूशन पता हो गए, इक्वेशन 1 के भी 2 सोल्यूशन हमको पता हो गए। तो अब हम लोग ग्राफ आसानी से बना लेंगे। आप तुरंत पहले इसको नोट करिए, मैं तुरंत जो है इसको मिटा करके ग्राफ बना दूँ। नोट करिए। मैं जो भी तरीका बता रहा हूँ वो सरल तरीके से बता रहा हूँ। आप बुक में जो दिया है वो उसको आप नहीं समझ पाएंगे। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसको आप समझने की कोशिश करिए। इसको आप नोट करिए। अगर नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत लीजिए। मैं बगल हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि नहीं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अब ग्राफ। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 2 था ना, और ये 1 है। अब हम लोग जो है ग्राफ ड्रा करेंगे। अब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। आप जो है आपको मैं बताया था पिछली क्लास में, आप ग्राफ पेपर ले लीजिए 10 रुपये का, 10 रुपये ग्राफ पेपर ले करके वहाँ से आप ग्राफ बनाना सीखिए, जो है जिस तरह से मैं बना रहा हूँ।
अब जैसे पिछली क्लास में क्या बताया था, इस पर जो यूनिट हम लेंगे 1-1 इंच के लेंगे। आप जितना बड़ा यूनिट लेंगे उतना बड़ा अच्छा जो है ग्राफ मिलेगा आपको। जैसे देखिए मैं 1-1 यूनिट करके ले रहा हूँ, सॉरी 1-1 इंच ले करके। एक 1 इंच मैं लिया हूँ, इस तरह से मैं ले रहा हूँ। इस तरह से आप ले लीजिए। यहाँ भी इधर भी 1-1 इंच ले लीजिए। इधर भी मैं ले रहा हूँ, इधर भी ले लीजिए आप, 1-1 इंच ले लीजिए। इधर भी ले लीजिए। इस तरह से नीचे भी साइड ले लीजिए। इस तरह से हम लोग ले लिए। अब ध्यान दीजिए, मैं क्या बताया था पिछली क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं बताया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा, यानी जितना हमको ग्राफ बनाने की ज़रूरत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की उतना मैं पिछली क्लास में बताया था। मैं क्या बताया था, मूल बिंदु है जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है, 0-0 होता है। और मूल बिंदु से जो है एक्स अक्ष पर दाहिनी तरफ जो चली गई दूरी होती है क्या होती है, धनात्मक होती है। मूल बिंदु से बाईं तरफ एक्स अक्ष चली गई दूरी ऋणात्मक होती है। मूल बिंदु से वाई अक्ष पर ऊपर तरफ चली गई दूरी धनात्मक होती है। मूल बिंदु से जो है नीचे की तरफ वाई अक्ष चली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगा ये कितना है, ये +1 है। क्या है, +1। और ये क्या है, जैसे +2, ये क्या है, +3। एक मिनट, थोड़ा सा नहीं अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ये क्या है, +1, यहाँ पर +1, a +2, फिर +3, ये क्या हो जाएगा, +4। अब ये क्या है, +5। इस तरह से ये क्या है, +6। ये क्या है, इस तरह से +7। ये क्या है, +8। इस तरह से ये +9 है, जैसे +9 इस तरह से है। इसी तरह जैसे ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, +1 है। और ये क्या है, +2 है। ये क्या है, +3 है। ये क्या है, +4 है। ये क्या है, +5 है। ये क्या है, +6 है। ये क्या है, +7 है। ये क्या है, +8 है। इस तरह से इसी तरह नीचे भी हो जाएगा। ये नीचे जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -1। फिर क्या हो जाएगा, -2, ये -3, -4। इस तरह से नीचे भी जाएगा। इसी तरह बाईं तरफ भी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -1, -2,
-3 इस तरह से, -4 -5 इस तरह से बाएं साइड। अब जैसे अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, पहली रेखा के माध्यम से पहले बनाएंगे, यानी पहले समीकरण के माध्यम से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। पहले समीकरण का सलूशन क्या है, 0 0 है। तो 0 0 मतलब कि भुज भी क्या है, 0, कोट भी 0 है। भुज भी 0 यानी कोट भी 0 मतलब कहाँ है, मूल बिंदु पर ही है, यही मूल बिंदु पर ही है, मूल बिंदु पर। अब इस कोऑर्डिनेट जैसे मैं ए मान ले रहा हूँ, क्या ए, और इस कोऑर्डिनेट जैसे मैं बी मान ले रहा हूँ, ए बी, यानी जो कोऑर्डिनेट ए है कहाँ है, मूल बिंदु पर ही है, क्योंकि 0 0 है ना। 0 0 कहाँ मिलेगा, यानी एक्स चली गई जो दूरी होती है क्या होती है, भुज होती है। और एक्स चली गई दूरी जो है क्या है, 0 है, जिसका मतलब क्या, मूल बिंदु पर ही है, कोई दूरी नहीं चली है। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी क्या है, भुज है। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी क्या है, भुज है। जब भुज यहाँ पर 0 है, इसका मतलब कोई दूरी नहीं तय किया है, अभी कहाँ है, मूल बिंदु पर ही है। इसी तरह वाई क्या होता है, वाई बराबर 0 जो यहाँ पर है, इसका मतलब कोट क्या है, 0 है। कोट क्या होती है, वाई एस चली गई दूरी, यहाँ 0 है, इसका मतलब कहाँ है, यहीं पर अभी मूल बिंदु पर ही है। तो यानी जो कोऑर्डिनेट है ए वाला कोऑर्डिनेट यहीं पर मिल रहा है, 0 0 0 0, ध्यान दीजिएगा यहीं पर ए। और बी क्या है, 1 है, 1/2, यानी भुज कितना है, 1 है। 1 मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर 1 यहाँ पर है। और कोट कितना है, 1/2 मतलब समझ रहे हैं, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, इसका आधा क्या होगा, 1/2 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 1/2 होगा, इसको डॉटेड लाइन मिला देंगे जब इसको, तो यही कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। यहाँ कौन कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है, 1 और 1/2 इस तरह से प्राप्त हो रहा है। अब इस कोऑर्डिनेट हम लोग क्या माने हैं, बी माने हैं। तो अब पहला कोऑर्डिनेट क्या मिला है, यहाँ मूल बिंदु मिला है, दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ मिला है बी, ए यहाँ मिला है, बी यहाँ मिला है। अब यहीं पहले एक आप लाइन की ग्राफ बना लीजिए, एक ग्राफ पहले बन जाए, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहीं से ग्राफ एक बना ले रहे हैं। इस तरह से कौन समीकरण के ग्राफ बना, किस रेखा के लिए, यानी x - 2y = 0 के लिए, मतलब कि कौन रेखा मिली है, ए बी हम लोग कोऑर्डिनेट माने हैं ना, तो ए बी रेखा मिली है। इस तरह से ए बी है, ए और बी रेखा इस तरह से मिल रही है, एक सरल रेखा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है ना, नहीं डाउट है। अब हम लोग दूसरी रेखा के लिए, यानी दूसरे समीकरण के लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे। दूसरे समीकरण के लिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 5। 0 5 मतलब कि भुज कहाँ है, मूल बिंदु पर ही है, यहीं पर है। और 5 कहाँ है, कोट मतलब 5 है, कोट मतलब कि कोट धनात्मक है, इसका मतलब क्या, वाई एस पे चली गई जो दूरी है कहाँ है, मूल बिंदु ऊपर तरफ है। 5 मतलब कि 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी इसको मैं जैसे P मान ले रहा हूँ, ये क्या है, P है, और इसको मैं Q मान ले रहा हूँ। तो ये जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, A 0 और 5 1 2 3 4 5 यहाँ है, 0 और 5 इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ कि 0 और 5 और इसका नाम क्या दे रहा हूँ, P, यानी यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर इस पर। और दूसरी वाली जो कोऑर्डिनेट है क्या है, 20/3 मतलब कि 3 से जब 20 जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 7 21 होता है ना, 3 7 21। तो इसका मतलब क्या कि 7 से कुछ कम, यानी 7 जैसे यहाँ है। और भुज क्या है, चूँकि 20/3 जो है कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, ये भुज है। और भुज को जो है जब 20/3 जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो वो नियर अबाउट जो है 7 से थोड़ा कुछ कम आएगा। तो अब ये चूँकि धनात्मक है, भुज धनात्मक है, इसका मतलब क्या, मूल बिंदु से जो एक्स चली गई दूरी है कहाँ, दाहिनी तरफ है। तो 7 से कुछ कम ले लीजिए, 6 से ज़्यादा और 7 से कम, तो 6.5 ले लीजिए,
1 2 3 4 5 6, ये 6 है, 6 से कुछ ज़्यादा यहीं पर आएगा, यहीं पर, यहीं पर, यहीं पर। और y बराबर 0 है, यानी भुज कोट कितनी है, 0 है, कोट कितनी है, 0 है। तो यानी ये जो पॉइंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 20/3 और 0, और इसको हम क्या ले रहे हैं, q, एक क्या इसको मान ले रहे हैं, q, कोऑर्डिनेट क्या है, q, कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, q। अब यही यहाँ से और यहाँ से ये जो मिला है 1 2 3 4 5 यहाँ से, यही हम मिला देंगे, लाइन खींच देंगे, इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट से खींच लेंगे। अब जैसे देखिए अब खींच रहा हूँ मैं, यही मैं खींच दिया। तो एक कौन रेखा हो गई, पी क्यू, पी और क्यू, पी क्यू, पी क्यू हो गया, पी क्यू। और किस समीकरण के लिए है, 3x, यानी 3x + 4y = 20 के लिए है, इक्वल टू 20 के लिए, इक्वल टू 20 के लिए, यही दोनों रेखा, यही दोनों समीकरण का ग्राफ होगा। और दोनों रेखाएं जो है, दोनों समीकरण के माध्यम जो दोनों रेखाएं मिल रही हैं, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पर, जैसे देखिए 1 2 3 1 सॉरी 1 2, यानी 2, यहाँ पर कौन जैसे मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिल रहा है, एक कोट क्या मिल रही है यहाँ पर 2। अब जैसे इस पर देखिए, यहीं जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो 1 2 3 ये 4 मिल रहा है यहाँ पर। देखिए इसको जब मिलाएं थोड़ा सा, मैं देखिए ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, बोर्ड बना रहा हूँ, तब भी जो है बहुत अच्छा बना, ऐसा नहीं है। तो यानी x अक्ष चली गई जो दूरी यहाँ मिल रही है, जैसे इंटरसेक्ट जहाँ कर रहा है, ये जैसे यहाँ से मिलाएं, इंटरसेक्ट यहीं कर रहा है ना, इसको यहाँ पे x अक्ष मिला दीजिए और इसको y अक्ष मिला दीजिए। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है इनके इंटरसेक्ट पर, यानी इनके जो जहाँ एक दूसरे प्रतिच्छेदित कर रही हैं, एक दूसरे जहाँ प्रतिच्छेदित कर रही हैं, एक दूसरे जहाँ प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, वहाँ क्या मिल रहा है, कौन पॉइंट मिल रहा है, मतलब कि इस तरह से मिल रहा है, 4 और कितना 2, 4 और 2, यानी ये x है और ये क्या है y, भुज कितना है, 4 और कोट कितनी है, 2 है। और यही जो दोनों रेखाएं एक दूसरे जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी पिछली क्लास में क्या बताया था, जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण, दो समीकरण के माध्यम जब हम पढ़ेंगे, जब उनका ग्राफ बनाएंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या तो जो है वो पैरेलल होंगी, या तो जो है कोइंसिडेंट होंगी। जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उस कंडीशन में क्या बताया था, सिर्फ उन दोनों समीकरण के माध्यम सिर्फ एक ही सलूशन निकलेगा, एक ही हल प्राप्त होगा। अब यहाँ पर जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पर हमको कौन कोऑर्डिनेट मिल रहा है, जैसे इसको x अक्ष मिला दीजिए, इसको y अक्ष मिला दीजिए, तो ये यहाँ से 2 होते मिलते हुए आ रहा है, यानी y अक्ष पर 2 से मिलते हुए आ रहा है, और x अक्ष पर जो है 4 मिल रहा है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या मिला, 4 और 2 मिल रहा है, यानी जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे इंटरसेक्ट कर, वहाँ कोऑर्डिनेट हमको 4 और 2 मिल रहा है। यही 4 और 2 जो है इन दोनों रेखाओं क्या है, उन दोनों समीकरणों क्या है, सलूशन है, हल है, यानी x और y का मान है, x और y का मान, x बराबर 4, y बराबर क्या 2, और x बराबर हम लोग क्या माने हैं, चरखी सवारी, y बराबर क्या माने हैं, उपलक खेल, यानी अखिला ने 4 बार जो है चरखी सवारी किया है और 2 बार जो है उपलक खेल खेला है, और टोटल 20 रुपये उसने खर्च किया है। तो चरखी सवारी करने में एक बार सवारी करने कितना रुपए है, 3 रुपये है, तो 4 बार किया है, कितना खर्च हुआ, 12 रुपये। और होपला कितनी बार खेला है, 2 बार, और एक बार खेलने का होपला कितना रुपये है, 4 रुपये, तो 4 दूनी 8 दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 रुपये आ गया, आंसर जाँच हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, यही तरीका है।
जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है, मैं क्या बताया था, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ हमको कोऑर्डिनेट मिलेगा, वही जो कोऑर्डिनेट होगा दोनों समीकरण के लिए क्या होगा, सलूशन होगा, हल होगा। और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी तो वो दोनों रेखाएं सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट कर सकती हैं और कहीं नहीं करेंगी। इसका मतलब उस कंडीशन सिर्फ एक ही सलूशन प्राप्त होगा, तो यही सलूशन हमको प्राप्त हुआ है। इस तरह से इसका ग्राफ है, आप नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करिए, नोट हो गया, नोट हो गया बच्चे। प्यारे बच्चे, हम अब यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। आप लोग समझ जरूर आया होगा, हमें ऐसा उम्मीद है। तो आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।